27 नवंबर 1998 की शाम। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जैक्सनविले बीच, फ्लोरिडा का एक छोटा सा अपार्टमेंट केक की मीठी खुशबू से भर गया था। कोरी पार्कर, जो सिर्फ अभी 25 साल की थी, लेकिन जिंदगी के नए चैप्टर में कदम रखने वाली थी, ओवन से थैंक्सगिविंग के लिए बनाया गया केक निकाल रही थी। ये उन कुछ डिशेज में से एक थी जो उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर बनाई थी फ्रेंड्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए। कोरी ने कुछ महीने पहले ही रोचेस्टर, न्यूयॉर्क छोड़ा था और जैक्सनविले में शिफ्ट हुई थी। ये उसका पहला सोलो अपार्टमेंट था और उसे पहली बार अपनी लाइफ में असली इंडिपेंडेंस का एहसास हो रहा था। फ्रेंड्सगिविंग का प्लान उसने बनाया था अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने फैमिलीज के साथ नहीं थे, और पार्टी एक दोस्त के घर पर होने वाली थी। किचन का हल्का सा गंदगी साफ करके वो शावर लेने चली गई। उसके बाद मेकअप किया, बाल सेट किए, क्लोजेट से ब्लैक पैंट्स और ब्लू वेलवेट टैंक टॉप निकाला, ब्लैक हील्स पहनी और वो रेडी थी। वो अपने अपार्टमेंट से निकलकर साइड वॉक पर चलने लगी। वहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी सी थी, आसपास के छोटे अपार्टमेंट्स कॉम्पैक्ट, अपने में एक सुकून भरे हुए थे। कोरी को ये एरिया पसंद था, यहाँ ज्यादातर यंग लोग रहते थे। आज भी उसने देखा कुछ बियर लेके बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग स्मोक कर रहे थे और एक टीनेजर बालकनी पे म्यूजिक सुन रहा था। बीच टाउन होने के बावजूद कोरी को यहाँ के लोकल लोग अच्छे लगते थे। हालांकि रिसेंटली एक पीकिंग टॉम की बातें हो रही थी, मतलब वो इंसान जो दूसरे के घरों में ताका झाकी करता है। किसी आदमी को दूसरे के घरों के खिड़कियों से उनके घर के अंदर झांकते हुए देखा गया था, पर चेहरा किसी ने नहीं देखा। क्रीपी था, लेकिन आज रात वो लोग बाहर मौजूद थे तो कोरी को डर नहीं लग रहा था। वो अपनी कार तक गई, स्टीरियो ब्लास्ट किया और आगे द रिट्स की तरफ चल पड़ी, जो उसका फेवरेट बार था जहां लोकल्स मिलते थे। रिट्स के पार्किंग लॉट में कार पार्क की, मेकअप चेक किया और अंदर चली गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, सबकी नजर उस पर टिक गई थी। 5 फुट 11 इंच की हाइट, स्टाइलिश लुक और कॉन्फिडेंट। कोरी वैसे भी इजीली इग्नोर नहीं होती थी। टिफनी, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उससे मिलने आई, जोर से हग किया। दोनों ने एक बार ड्रिंक्स लिए, थैंक्सगिविंग की प्लानिंग पे बात की और थोड़ा म्यूजिक एंजॉय किया। रात के 11:30 पर कोरी घर लौटने लगी। ज्यादा पिया नहीं था क्योंकि कल थैंक्सगिविंग था और वो थकना नहीं चाहती थी। घर आके उसने देखा शहर अब शांत था। कुछ लोग बालकनीज में दिख रहे थे, पर ओवरऑल एक खौफनाक शांति छाया हुआ था। दरवाजा लॉक करके हील्स निकाली और बेड में लेटते ही नींद आ गई। मगर उस शांति के पीछे एक खौफनाक अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। जैक्सनविले बीच पुलिस के 2 ऑफिसर्स कोरी के अपार्टमेंट आ गए। उन्हें जो कॉल मिली थी वो थोड़ी अनक्लियर थी, क्योंकि जो लड़का 911 पे कॉल कर रहा था उसने कहा कि उसने ज्यादा कुछ नहीं देखा। उसने बस खिड़की के पर्दे के गैप से देखा था और लगा था कि उसकी फ्रेंड बेड पर है और उसके पैर में खून लगा है। ऑफिसर्स को ये क्लियर नहीं था कि ये कोई एक्सीडेंट था या वायलेंट क्राइम, या कॉलर बस यूं ही बेवजह पैनिक कर रहा है। ऑफिसर्स फ्रंट डोर पर गए और नॉक किया, पर जब जवाब नहीं मिला तब एक ऑफिसर ने डोर का नॉब घुमाया, लेकिन डोर लॉक्ड था। तो दोनों अपार्टमेंट के साइड में गए और देखा कि किचन की विंडो ओपन थी। एक ऑफिसर ने ग्लव्स पहन लिए और विंडो से अंदर घुस गया। अंदर जाके ऑफिसर ने आवाज लगाई कि वो पुलिस से है, इन केस कोई अंदर हो। लेकिन पूरी जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने किचन देखा, कुछ अनयूजुअल नहीं था, ना कोई चोरी का निशान, ना कोई स्ट्रगल। फिर उसने फ्रंट रूम चेक की, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक था। जब वो बेडरूम के पास गया तो देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। एक बार और आवाज लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। धड़कते दिल के साथ उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कुछ मिनट बाद डिटेक्टिव्स किटी किंगस्टन और बिली कार्लाइल कोरी के अपार्टमेंट पर पहुंचे। पीछे यूनिफॉर्म ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। किंगस्टन और कार्लाइल ने क्राइम सीन टेप को क्रॉस किया और बेडरूम तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनका रिएक्शन भी वही था जो पहले ऑफिसर्स का था, शॉक और हैरान।
एक जवान औरत बेड के माथे से टेक लगा के बैठी थी, बिल्कुल नंगी, और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। इतना खून दीवार पर फैला हुआ था जैसे किसी ने एक बाल्टी खून का दीवार पर दे मारा हो। डिटेक्टिव किंगस्टन बेड के पास आई, लेकिन उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि वो देख क्या रही थी। उस बेचारी लड़की को बेरहमी से अनगिनत बार चाकू से वार किए गए थे। फिर किंगस्टन की नज़र बेड के पास एक चीज़ पर गई। पहले तो उसे लगा कि एक और ब्लड स्टेन था, लेकिन जब उसने झुक कर देखा तो पता चला कि वो एक खून से भरी औरत की अंडरवेयर थी। किंगस्टन को पीछे से कार्लाइल की आवाज़ सुनाई दी, जो बेड के पास फ्लोर पे कुछ देख रहा था, और जब किंगस्टन उसके पास गई तो देखा कार्लाइल को एक गोल्ड सिगरेट लाइटर मिला था। डिटेक्टिव्स ने पूरा रूम चेक किया, लेकिन लाइटर और अंडरवेयर के अलावा कुछ और सस्पिशियस नहीं था। कुछ कपड़े और जूते फ्लोर पर थे, लेकिन उनमें ब्लड का कोई निशान नहीं था। पर्स भी बेडरूम में था, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू उन्होंने ऑफिशियली विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया। वो थी कोरी पार्कर। फोरेंसिक्स ने खून के मल्टीपल सैंपल्स लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को ये लगने लगा कि ये सारा खून शायद सिर्फ विक्टिम का ही हो, न कि किलर का। फोरेंसिक ऑफिसर्स ने कोरी के शरीर का क्लोजली इंस्पेक्शन किया, लेकिन अब तक सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला था। किंगस्टन और कार्लाइल ने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कोरी ने बस नेकेड ही बेड में जाके सोना पसंद किया हो, या शायद किलर ने उसके अंडरवेयर उतारे हो अटैक के दौरान। किसी अननोन रीज़न से फोरेंसिक्स ऑफिसर ने दोनों डिटेक्टिव्स को बुलाया, और जब वो नीचे झुके उन्होंने देखा कि कोरी के अंडरवेयर पे एक बाल का स्ट्रेन था। वो बाल बिल्कुल भी कोरी का नहीं लग रहा था। तो डिटेक्टिव्स ने सोचा उस जगह और इस इंसेन वायलेंस को देखते हुए ये बाल शायद करंट या फॉर्मर इंटीमेट पार्टनर का हो सकता था। पूरा दिन इन्वेस्टिगेटिव टीम अपार्टमेंट और आसपास के एरिया में छापा मारते रहे। डिटेक्टिव्स को कुछ ऐसा मिला जो पहले ऑफिसर्स मिस कर गए थे। किचन काउंटर और विंडो सील पे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स थे। उन ऑफिसर्स ने किंगस्टन और कार्लाइल को बताया था कि जब वो पहुंचे थे तो किचन का विंडो ओपन था, इसी रास्ते से वो अंदर आए थे। तो डिटेक्टिव्स ने इमेजिन किया कि किलर भी तो शायद इसी रास्ते से अंदर आया होगा और निकल भी गया होगा। डिटेक्टिव्स को उम्मीद थी कि काउंटर और विंडो सील का जो खून है वो किलर का होगा। फॉरेंसिक्स टीम ने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लैब के लिए रेडी किए। साथ ही बेडरूम के सैंपल्स और अंडरवेयर पे मिले हेयर स्ट्रैंड भी भेजने का प्लान था। 1998 में डीएनए टेस्टिंग इवॉल्व हो रही थी, लेकिन प्रोसेस स्लो था और हर बार एक्यूरेट भी नहीं होता था जैसे आज होता है। किंगस्टन और कार्लाइल समझ गए थे कि रिजल्ट्स आने में वक्त लग सकता है, और शायद रिजल्ट्स आने से कुछ नया भी न मिले। तब तक उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग उस रात को आसपास थे या कोरी को अच्छे से जानते थे, उनसे बात करना ज़रूरी होगा। उसी दोपहर डिटेक्टिव्स ने आसपास के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में लोगों से बात करनी शुरू की। काफ़ी लोगों ने बालकनी से या तो अपने अपार्टमेंट के सामने कोरी को थैंक्सगिविंग से एक रात पहले अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा था, लेकिन किसी ने भी 2 दिन तक कुछ अजीब नहीं देखा या सुना। एक नाइबर ने कहा कि कोरी ने एक नए बॉयफ्रेंड से मिलाने की बात की थी, और उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक ऑफिसर उसको ट्रैक करने में कामयाब हो गया। पता चला कि वो बॉयफ्रेंड थैंक्सगिविंग के लिए अपने फैमिली के साथ गया था, और प्रूफ मिल गया कि उसने कोरी की मौत से कुछ दिन पहले फ्लाइट ली थी। डिटेक्टिव्स कार्लाइल और किंगस्टन ने बॉयफ्रेंड को प्राइम सस्पेक्ट नहीं समझा, लेकिन कोरी शायद किसी और के साथ भी हो सकती थी, या उसके एक्स लवर भी जेलस हो सकते थे उसके इस नए रिलेशनशिप को देखकर। बॉयफ्रेंड का एलिबाई कंफर्म होने के बाद किंगस्टन और कार्लाइल ने अपनी कार में बैठ के कुछ ब्लॉक्स दूर रेस्टोरेंट का रुख किया, जहां कोरी काम किया करती थी। उम्मीद थी कि वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी कोरी के पर्सनल लाइफ के बारे में। जब वो अंदर गए, पूरा रेस्टोरेंट का माहौल हेवी सा और सैड लग रहा था। स्टाफ अपने काम में बिजी थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक छुपी हुई टेंशन थी।
जैसे सबको कोरी की खबर का इंतजार हो। किंगस्टन और कार्लाइल ने मैनेजर को किचन में बुलाया और मैनेजर ने तुरंत कुक को भी बुला लिया जिसने 911 पर कॉल किया था। डिटेक्टिव्स ने उन्हें बताया कि अनफॉर्चुनेटली कोरी को उसके अपार्टमेंट में डेड पाया गया था। ये सुनते ही कुक रोने लगा और मैनेजर ने अपनी आंखें बंद करते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। किंगस्टन ने उनसे कहा कि पुलिस को उन सब से बात करनी होगी जो कोरी को जानते थे, लेकिन अभी के लिए उन्हें सिर्फ ये जानना था कि क्या कोई ऐसा है जो कोरी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में था, कोई बॉयफ्रेंड या कैजुअल फ्लिंग। मैनेजर और कुक ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे दोनों एक ही बात सोच रहे हो। कुक ने कहा कि कोरी एक्टिवली रेस्टोरेंट के किसी बंदे के साथ तो नहीं थी, लेकिन एक डिशवॉशर था, एरिक एले, जो चाहता था कि उसका कोरी के साथ रिलेशनशिप हो। डिटेक्टिव कार्लाइल ने पूछा, क्या मतलब? एरिक को कोरी पर बस क्रश था? कुक ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ क्रश नहीं, वो कोरी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड था। अगले दिन डिटेक्टिव्स किंगस्टन और कार्लाइल इंटरव्यू रूम में बैठे हुए थे और एरिक एले का इंतजार कर रहे थे। एरिक पिछले दिन रेस्टोरेंट में नहीं था, लेकिन उन्होंने बाकी स्टाफ से उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा था। रेस्टोरेंट की ऑलमोस्ट सब औरतों ने एक ही बात कही थी, एरिक एक टोटल क्रीप बंदा था और वो कोरी को हरेस भी करता था और वो बाकी सब लड़कियों से ज़्यादा कोरी को हरेस करता था। एक ऑफिसर एरिक को इंटरव्यू रूम में ले आया और एरिक उसके सामने बैठ गया। एरिक अपने 20s में था, उसके लंबे ब्राउन बाल थे और जैसे ही उसने सीट ली उसने डिटेक्टिव्स को एक हल्की सी स्माइल दी और किंगस्टन ने बिना फॉर्मेलिटीज के उससे पूछना शुरू कर दिया, क्या ये सच है कि तुम कोरी को लेकर के ऑब्सेस्ड थे? एरिक की स्माइल और बड़ी हो गई और उसने बोला, शायद थोड़ा ऑब्सेस्ड था। किंगस्टन ने तुरंत उस पर प्रेशर डाला, पुलिस को पता है कि तुम सिर्फ थोड़ा ऑब्सेस्ड नहीं थे, तुमने कोरी को कई बार थैंक्सगिविंग अकेले में तुम्हारे साथ मनाने के लिए बोला था और जब उसने बार बार मना किया तब भी तुमने एक बार थैंक्सगिविंग फीस्ट बनाया था और उसे ट्रिप करने का प्लान किया था। एरिक की स्माइल गायब हो गई। उसने किंगस्टन को देखा और एडमिट किया, हाँ, मैं कोरी को लेकर ऑब्सेस्ड था, लेकिन मैं सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, मैं उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर एरिक ने कुछ ऐसा बोला जो डिटेक्टिव्स को शॉक कर गया। उसने पूछा, कोरी को कैसे मारा? कार्लाइल ने बिना सोचे तुरंत पूछा, तुम्हें क्या लगता है कोरी को कैसे मारा गया होगा? एरिक ने चेहरे पर एक अजीब सी ड्रीमिंग एक्सप्रेशन लाई और उसने बोला, मुझे लगता है किलर ने उस पर तब अटैक किया होगा जब वो थकी हुई हो या सो रही हो और उस पर चाकू से वार किया होगा। दोनों डिटेक्टिव्स ये सुनकर बिल्कुल स्टन्ड रह गए थे। एरिक ने ऑलमोस्ट वैसा ही डिस्क्राइब किया था जैसे कोरी का मर्डर किया गया था। किंगस्टन ने कहा, लगता है तुम्हें मर्डर के बारे में काफी कुछ पता है। एरिक फिर से स्माइल करते हुए बोला, शायद मुझे पता है कि किलर ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि मेरी भी कुछ वैसा ही करने की फैंटेसीज थी। किंगस्टन ने उससे काम वॉइस में पूछा, कैसी फैंटेसीज? एरिक बोला, कभी कभी मैं रेप और मर्डर करने को लेकर फैंटेसाइज करता हूँ। डिटेक्टिव्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे कि एरिक ने तुरंत बोला, लेकिन वो बस फैंटेसीज है, मैंने कभी वैसा रियल में नहीं किया और मैंने कभी भी कोरी को हर्ट नहीं किया। किंगस्टन और कार्लाइल ने एरिक से थोड़ी देर तक बात की, फिर इंटरव्यू खत्म कर दिया। उन्होंने एरिक को जाने दिया, लेकिन साफ कह दिया कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। एक ऑफिसर आया और एरिक को इंटरव्यू रूम से बाहर ले गया। कुछ देर के लिए किंगस्टन और कार्लाइल वहां चुपचाप बैठे थे, बिना किसी को कुछ बोले। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया था। किसी ने कभी भी इतनी आसानी से अपने सीक्रेट डिजायर के बारे में बात नहीं की थी। रेप और मर्डर के फैंटेसीज, वो भी तब जब वो क्लेम कर रहा हो कि उसने कुछ नहीं किया, इतने संगीन जुर्म हो जाने के बावजूद। उन दोनों के दिमाग में ये साफ था कि एरिक अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग लीड था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इसलिए उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ डार्क और वायलेंट थॉट्स थे। अब उन्हें सिर्फ डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार था जो शायद इस बात को प्रूफ कर दे कि एरिक ही किलर था। तब तक डिटेक्टिव्स को ये समझना था कि कोरी के जिंदगी के आखिरी
आखिरी कुछ घंटे कैसे गुजरे थे। उन्होंने कोरी के कुछ दोस्तों से बात की और उसकी दोस्त टिफनी ज़ेंटा तक पहुंच गए, जो उस रात द रिट्स क्लब में कोरी के साथ थी और जिसे पुलिस के हिसाब से कोरी को जिंदा देखने वाली आखिरी इंसान थी। कोरी की मौत के हफ्ते बाद किंगस्टन और कार्लाइल टिफनी के साथ उसी इंटरव्यू रूम में बैठे जहां उन्होंने एरिक से बात की थी, लेकिन माहौल काफ़ी रिलैक्स्ड था। डिटेक्टिव्स ने टिफनी को बताया कि वो बस कोरी के थैंक्सगिविंग के पहले रात के मोमेंट्स के बारे में समझना चाहते हैं। टिफनी ने कहा कि उन्होंने क्लब में मिलने का प्लान बनाया था और ये उनका रूटीन था। फिर बिना किसी हड़बड़ी के टिफनी ने कोरी की तारीफ करना शुरू कर दिया कि वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी अमेजिंग थी और उसके साथ रहना बाकी लोगों के साथ रहने से कितना अलग था। डिटेक्टिव्स ने स्माइल किया और सर हिलाया, लेकिन दोनों के दिमाग में बस एक ही बात थी। अपने दोस्त की तारीफ करना नॉर्मल है, लेकिन जिस तरीके से टिफनी कोरी के बारे में बात कर रही थी वो थोड़ा डिफरेंट था। जब टिफनी चुप हो गई तो किंगस्टन ने सीधा पूछा, क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे या इंटीमेट रिलेशनशिप भी था? टिफनी ने सर हिलाया और हंसी, नहीं, बस बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट थे, इसलिए हम ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारते थे। फिर किंगस्टन ने पूछा, तुमने आखिरी बार कोरी को कब देखा था? टिफनी का सर नीचे हो गया और वो रो पड़ी। उसने कहा, हमने रात के तकरीबन 1:30 के आसपास क्लब छोड़ा था। मैंने कोरी को कहा था कि चलो और ड्रिंक्स लेने चलते हैं, लेकिन उसने कहा कि उसे बस घर जाना है। फिर टिफनी ने कहा, मैंने 2:15 के आसपास कोरी को फ़ोन भी किया था जस्ट टू चेक इफ शी रीच्ड होम सेफली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा वो सो गई होगी, इसलिए दोबारा कॉल नहीं किया। डिटेक्टिव्स ने टिफनी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसे जल्दी ही फॉलो अप करेंगे। टिफनी ने उनसे कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेगी। फिर वो वहाँ से चली गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में डिटेक्टिव्स ने फोन कंपनी से कोरी के रिसेंट कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। टिफनी ने जो कहा था उसके अगेंस्ट उन रिकॉर्ड में कहीं भी 2:15 पर कोई भी कॉल नहीं था, न ही कोई कॉल तब जब उन्होंने सपोजली क्लब छोड़ा था। ये सुनकर किंगस्टन और कार्लाइल तुरंत टिफनी से दोबारा बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने टिफनी को कॉल किया तब पता चला कि वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लॉयर से खबर मिली जो टिफनी ने अभी अभी हायर किया था। टिफनी अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेगी। डिटेक्टिव किंगस्टन और कार्लाइल ने अगले कुछ हफ्तों में हर वो लीड फॉलो किया जो एरिक, वो ऑब्सेस्ड डिशवॉशर या टिफनी के बारे में कुछ और बता सके। उन्होंने कई लोगों से बात की जो उनके सस्पेक्ट्स को और भी ज़्यादा सस्पिशियस बनाते रहे, लेकिन अब तक डिटेक्टिव्स के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था जो किसी सस्पेक्ट को क्राइम सीन से या कोरी के मर्डर से लिंक कर सके। फिर एक दिन किंगस्टन और कार्लाइल को लैब से वो टेस्ट रिजल्ट्स मिल गए जिनका उन्हें इंतजार था। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स ने दिखाया कि कोरी के अंडरवेयर पे जो बाल मिले थे और किचन काउंटर के विंडो सील पे जो खून था वो एक ही इंसान का था और वो इंसान कोरी नहीं थी। लेकिन ये डीएनए टेस्ट किसी भी सैंपल से मैच नहीं किया जो लैब के रिकॉर्ड्स या एफबीआई के नेशनल डीएनए डेटाबेस में था। इसका मतलब था कि पुलिस के पास प्रूफ था कि कोई और भी उस रात को कोरी के अपार्टमेंट में मौजूद था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो था कौन। फिर भी किंगस्टन और कार्लाइल को लग रहा था कि वो किलर के करीब है। कई इंटरव्यूज के बाद उन्होंने ये सोचा कि उनके पास काफी प्रूफ है किसी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटर्नी उनसे एग्री नहीं करता था। उसने कहा कि जब तक डीएनए का मैच नहीं मिलता या कोई और पुख्ता एविडेंस नहीं मिलता तब तक केस कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का ये जवाब किंगस्टन और कार्लाइल के लिए एक बड़े झटके जैसे था। इतने लोगों से बात करके, इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके पास वो एविडेंस नहीं था जो किसी को अरेस्ट के लिए जस्टिफाई कर सके। इन्वेस्टिगेशन धीरे होने लगी और डिटेक्टिव्स को दूसरे केसेस में फोकस करना पड़ा। मैं 2000 के एंड तक लगभग 18 महीने बाद एक आदमी विलियन रेंसलर एक लेक के डेक पर फिशिंग कर रहा था जैक्सनविले बीच के पास अपने 2 दोस्तों के साथ। रेंसलर अपने आप को फगिटिव स्पेशलिस्ट करके बुलाता था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे बाउंटी हंटर कहते थे। रेंसलर ने कई क्रिमिनल और जेल से भागे हुए कैदियों को
ट्रैक किया था और वो उन लोगों को ढूंढने में स्किल्ड था जो बस हवा में ही गायब हो जाया करते थे। हाल ही में जैक्सनविले बीच पुलिस ने कोरी के मर्डर के लिए $20,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया था। जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन देकर कातिल तक पहुंचाने में मदद करेगा उसे ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। जब रेंसलर ने इस पुरानी इन्वेस्टिगेशन पर नज़र डाली उसे यकीन हो गया कि वो केस क्लोज कर सकता है, कोरी के फैमिली को शांति दे सकता है और रिवॉर्ड मनी कलेक्ट कर सकता है। रेंसलर ने अपना फिशिंग रोड नीचे रखा, कूलर से एक बियर निकाली और फिर अपने लेदर बैग से एक मोटी फाइल फोल्डर निकाली। उसने बियर की सिप ली और अपने नोट्स देखने लगा। कोरी के मर्डर के केस पर रेंसलर के दो दोस्त जो जैसे शहर के हर एक आदमी की तरह इस केस के बारे में जानते थे, उसके पास आ बैठे। उन्होंने भी बियर उठाई और उससे पूछा, क्या लगता है किलर को ढूंढने के करीब हो? रेंसलर ने कहा, मैंने कई लोगों से बात की है जो इस केस से जुड़े हैं। उसके दोस्तों ने बताया कि वो दोनों उस इंसान को जानते हैं जिसे रेंसलर ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके साथ एक रेस्टोरेंट में काम किया था। उसके दोस्तों ने बताया कि वो आदमी काफी अजीब था। एक दिन रेस्टोरेंट आया और कहा कि उसे तुरंत अपना काम छोड़ना पड़ेगा और शहर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बच्चा टेक्सास में बदकिस्मती से मर गया था। रेंसलर ने पूछा, इसमें अजीब क्या है? ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसका एक दोस्त जो उस आदमी को थोड़ा पर्सनली जानता था, उसने बोला, मुझे लगता है उसका कोई बच्चा ही नहीं था। रेंसलर ने अपनी बियर का एक बड़ा सिप लिया और पूछा, ये सब कब हुआ था? ये दोस्त बोला, ये आदमी थैंक्सगिविंग के आसपास शहर छोड़ के गया था, तकरीबन 1 साल पहले जब कोरी पार्कर का मर्डर हुआ था। रेंसलर को अब कुछ सेंस होने लगा था। उसने कुछ महीने लगाए, लेकिन वो उस आदमी को ढूंढते हुए टेक्सास तक पहुंच गया था और फिर पता चला कि वो आदमी मैरीलैंड शिफ्ट हो गया था, जैक्सनविले बीच से लगभग 800 मील दूर। जब रेंसलर को ये इन्फॉर्मेशन मिली, उसने किंगस्टन और कार्लाइल को इन्फॉर्म किया। डिटेक्टिव्स ने तुरंत नेक्स्ट फ्लाइट ली, मैरीलैंड पहुंचे ताकि एक डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सके। 26 जुलाई 2000 को कोरी के मर्डर के 20 महीने बाद किंगस्टन और कार्लाइल एक कार में बैठे थे ईस्टर्न मैरीलैंड में एक लोकल पुलिस ऑफिसर के साथ। वो सस्पेक्ट को देख रहे थे जो सिगरेट स्मोक कर रहा था अपने काम के ब्रेक में। डिटेक्टिव्स को उस वक्त अपने किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बुझा हुआ सिगरेट बट परफेक्ट था डीएनए सैंपल के लिए, क्योंकि सस्पेक्ट का स्लाइवा उस पर होता। इस इंतजार में कि वो कब सिगरेट को आसपास फेंकेगा, वो अपने सस्पेक्ट को काफी देर तक देखते रहे। जब लगा कि सिगरेट खत्म होने वाला था और सस्पेक्ट उसे ग्राउंड पर फेंकने वाला था, दोनों डिटेक्टिव्स के अंदर एड्रेनलिन का सर्ज आया। लेकिन फिर उनको एक तगड़ा झटका लगा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि सस्पेक्ट ने सिगरेट को केयरफुली ग्राउंड पर बुझा के सिगरेट बट को अपने कान के पीछे खोस लिया। किंगस्टन और कार्लाइल ने एक दूसरे को देखा। ये क्लियर था कि सस्पेक्ट को पता था कि उसे पुलिस ट्रैक कर रही थी। लेकिन जैसे ही सस्पेक्ट वापस काम पे जाने लगा, उसने डोर खोलने से पहले जमीन पर थोड़ा झुककर थूक दिया। किंगस्टन और कार्लाइल तो ये देखकर चीयर करने लगे। उन्होंने वेट किया जब तक सस्पेक्ट अंदर नहीं चला गया। फिर कार्लाइल तुरंत कार से निकला, पार्किंग लॉट को दौड़ के क्रॉस किया, जमीन से वो थूक कलेक्ट किया और वापस कार में दौड़ते हुए आया। किंगस्टन, कार्लाइल और लोकल पुलिस ने वो सैंपल एफबीआई के डीएनए लैब को डिलीवर कर दिया, जो वहां से करीब 70 मील दूर था। जब एफबीआई ने उसे टेस्ट किया तो डीएनए मैच हो गया सस्पेक्ट के थूक से, जो कोरी के अपार्टमेंट में खून और बाल मिला था। अब डिटेक्टिव्स के पास वो सबूत था जो उन्हें सस्पेक्ट को गिरफ्तार करने के लिए चाहिए था। जब एफबीआई ने सबूतों की जांच की तो उन्होंने जिस संदिग्ध के थूक से डीएनए लिया था, वो कोरी के अपार्टमेंट में मिले बालों और खून के डीएनए से बिल्कुल मैच खा रहा था। एक फुजिटिव एक्सपर्ट बाउंटी हंटर विलियम रेंसलर ने जांचकर्ताओं को सीधा कोरी के कातिल तक पहुंचा दिया, और ये सब मुमकिन हुआ डीएनए टेस्टिंग, क्राइम सीन के सबूतों के जांच के दौरान किए गए इंटरव्यूज के जरिए। अब पुलिस की माने तो कोरी पार्कर के साथ 28 नवंबर 1998 की सुबह क्या हुआ था, उसका रिकंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है। करीब 2 बजे रात को हत्यारा चुपचाप कोरी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा और वो लोगों के पोर्च और बालकनियों से आती रोशनी से बचते हुए दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उसने कोरी के किचन विंडो से एंट्री ली, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी।
पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन हत्यारा उस जगह से वाकिफ था। वो सामने के कमरे से होते हुए छोटे से हॉलवे से गुजरा और कोरी के बेडरूम के पास पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। हत्यारे ने धीरे से सांस ली और दरवाज़ा थोड़ा और खोला और कमरे के अंदर चला गया। खिड़की से आती हल्की रोशनी में कोरी अपने बिस्तर पर सोती दिख रही थी। उसके पैरों के पास उसके अंडरवेयर कंबल के ऊपर पड़ी थी। ये देखकर हत्यारा उत्तेजित हो गया और उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक कोरी की नींद खुली। उसने किसी की सांसों की आवाज़ सुनी और बिस्तर के पास एक साया देखा। उसके चिल्लाने से पहले ही हत्यारा कंबल को झपट कर खींचता है और कोरी पर टूट पड़ता है। कोरी ने जमकर मुकाबला किया। उसके लंबे हाथ और तेजी ने हत्यारे को चौंका दिया। लड़ाई के दौरान हत्यारे की जेब से उसका सुनहरा सिगरेट लाइटर जमीन पर गिर पड़ा। कोरी ने अपने नाखूनों से हत्यारे की हथेली को काटा, उसके बाल खींचे, पर तभी हत्यारे ने उसका सिर पकड़ा और जोर से बेड से टकरा दिया। कोरी घबराई और सुन्न हो गई। हत्यारे ने एक हाथ से उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से जेब से चाकू निकाला। कोरी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने उसकी बाहों को काट कर हटाया और चाकू से सीधे उसके सीने पर वार किया। एक बार फिर और फिर एक बार, जब तक कोरी का शरीर ढीला पड़कर हेडबोर्ड से टिक नहीं गया। लेकिन वो हत्यारा वहीं नहीं रुका। उसने कोरी पर 101 बार चाकू से वार किया। दीवारें खून से लाल हो गईं। बिस्तर पर भी खून बहा जा रहा था। अंत में हत्यारा लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला, किचन तक गया, खिड़की से बाहर निकला और भाग गया। जाते जाते खिड़की के सील पर खून का वो धब्बा भी छोड़ गया। शुरुआत में पुलिस को शक था कि कोरी के जानने वाले वो डिशवॉशर जिसने बलात्कार और हत्या की फैंटेसीज के बारे में कबूल किया था, और कोरी की दोस्त टिफनी जिसका कोरी से एक तरफा लगाव था, पर असल कातिल कोई और था। एक 17 साल का लड़का रॉबर्ट डैनी, कोरी का पड़ोसी, जो अक्सर अपने अपार्टमेंट की बालकनी से कोरी को देखता रहता था। पुलिस ने उससे शुरू में पूछताछ की थी, पर उसकी उम्र और मासूम शक्ल ने उन्हें गुमराह कर दिया। लेकिन फिर पता चला कि कोरी के हत्या के कुछ दिन बाद रॉबर्ट शहर छोड़कर चला गया था। विलियम रेंसलर को रॉबर्ट की हरकतें संदिग्ध लगी, खासकर कि वो अजीब बहाना जो उसने शहर छोड़ने से पहले बनाया था। उसने पुलिस को अलर्ट किया। जांचकर्ताओं ने मैरीलैंड जाकर रॉबर्ट का थूक कलेक्ट किया और डीएनए टेस्ट किया, जो कोरी के घर पर मिले सबूतों से मैच कर गया। साथ ही रॉबर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड ने बताया कि कोरी के घर से मिला गोल्ड सिगरेट लाइटर रॉबर्ट का ही था। जांच में यह भी सामने आया कि रॉबर्ट का भाई टेक्सास के जेल में था और औरत की हत्या के जुर्म में सजा काट रहा था, जिसने एक औरत पर 98 बार चाकू मारा था। पुलिस को यकीन हुआ कि रॉबर्ट ने कोरी को 101 बार चाकू मारकर अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ रहा था। अंत में रॉबर्ट को बिना किसी पैरोल के सजा के साथ उम्र कैद हो गई और आज भी वो अपनी बेगुनाही का दावा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? आगे भी हम आपके लिए और भी बहुत अमेजिंग स्टोरी लाते रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी कहानियाँ हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।